जय हिंद फ्रेंड्स। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डेली जो नेशनल करंट अफेयर की डिस्कशन कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, डेली नेशनल करंट अफेयर का पार्ट है जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। आपके 8 से 10 क्वेश्चंस एवरी एग्जाम्स। आई थिंक यूपी पीसीएस हो, आपका बिहार पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, ठीक है, या फिर और भी जो एग्जाम्स अदर्स, ठीक है, उसमें आपको 8 से 10 या फिर 12 भी इसको कह सकते हैं, उतने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर हाल में। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं कि देखिए पोलैंड की यात्रा हमने उस दिन बताया था आप लोगों को कि पीएम की हमारी विजिट हुई थी पोलैंड और यूक्रेन। ठीक है, और यूक्रेन की यात्रा हमें ये दर्शाती है इस बार की कि इंडिया अब नैम की जो पॉलिसी थी उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था, यानी हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, ना यूएसएसआर के और ना यूएसए के। इसलिए हमने नैम पॉलिसी अपनाई थी जेएल नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नेतृत्व में। लेकिन हमने हमारी ये यात्रा जो है अब जो जो हमारी एक विश्व गुरु की थी, विश्व गुरु के साथ साथ हम लोग विश्व बंधु भी बन रहे हैं। ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े जो आप विचारक आप देखते अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो विचारक को पढ़ते होंगे, जैसे सी राजा राम मोहन है, एक और मैडम है सालिना करके। ऐसे लोगों का मानना है कि नहीं, अब हम मतलब विश्व बंधु की तरफ बढ़ रहे हैं, कि ऐसे मतलब मोड़ पे हैं कि जैसे यूक्रेन और रशिया के वार को मतलब हमने मतलब समझौता करने की कोशिश के तौर पे देख रहा है। ठीक है, वर्ल्ड हम लोगों को इस तरह से देख रहा है। आइए हम शुरू करते हैं। पोलैंड की यात्रा हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं, तो ये 45 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, याद रखिएगा, 45 ईयर्स। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, मैं थोड़ा एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बताता हूँ कि जैसे ये हमारा पोलैंड है, ठीक है, पोलैंड के बॉर्डरिंग कंट्रीज थोड़ा आपको याद रखिएगा कैसे कैसे है। रशिया तो होगा ही होगा, बेलारूस होगा, बताइए, बिल्कुल होगा, वार्सा उसी से लगभग सटा हुआ है। उसके बाद यूक्रेन, पीएम गए थे ट्रेन से, पता ही है। आगे देखिए, यूक्रेन के बाद कौन सा है बताइए? मोल्डोवा का है? नहीं, मोल्डोवा नहीं है। रोमानिया, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हाँ स्लोवाकिया होगा। जर्मनी, जर्मनी भी है। डेनमार्क, याद रखिएगा ये सारे कंट्री के नाम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह हम एक बार पिछले बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था यूक्रेन का। यूक्रेन तो बॉर्डरिंग कंट्री आप लोगों का नाम याद होगा। चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। रशिया तो होगा ही, उसी का पार्ट था। तो जॉर्जिया, ब्लैक सी, खुल ही रहा है, ये तो लड़ाई है पूरी, ये रूट की। मालडोवा है, ठीक है। उसके बाद रोमानिया भी है, स्लोवाकिया, हंगरी दोनों है, स्लोवाकिया एंड हंगरी। इसके बाद क्या है? बेलारूस, ठीक है, सॉरी बेलारूस, और उसके बाद एक है क्या? पोलैंड, जिससे हमारे पीएम विजिट किए थे। कंट्री का नाम याद रखिएगा प्लीज, पोलैंड है, ठीक है, बेलारूस हो गया, रशिया हो गया, उसके बाद जॉर्जिया है, ठीक है, ब्लैक सी हमारा है, ठीक है, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड हंगरी, ये कंट्री का नाम याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तौर पे हम लोग इसको देखेंगे। और कुछ तो क्या है इसमें, 10 घंटे की हमारी विजिट थी यूक्रेन की, तो मैंने इसके पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था काफी डिटेल्स में। आइए हम लोग अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज है कि बायो E3, उद्देश्य इसका क्या है? उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें 6 रणनीतिक विषय हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे। जैव आधारित रसायन बायो पॉलीमर है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल फूड और स्मार्ट प्रोटीन, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूलन कृषि, कार्बन कैप्चर, समझ रहे हैं, कार्बन को कैप्चर, CO2 को हम लोग कैप्चर करते हैं, उसकी टेक्निक्स, ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन भी है। फ्यूचर की जो समुद्री और अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान है वो भी शामिल है। ये 6 इसके विषय याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि 6 इसके सब्जेक्ट्स, ये सेक्टर्स, सॉरी, इसके सेक्टर्स क्या क्या है। इस 6 का नाम दे, क्या क्या है? जैव रसायन, जैव आधारित रसायन है, बायोपॉलीमर उसी के साथ है, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, स्मार्ट प्रोटीन, सटीक जैव चिकित्सा, जलवायु अनुकूल कृषि, ये तो रहेगा ये किसी भी चीज में। कार्बन कैप्चर, जो हमारा कार्बन है उसको कैप्चर करके यूटिलाइजेशन करेंगे। और फिर फ्यूचर के जो वो है हमारी जो रिसर्च है समुद्री और अंतरिक्ष क्षेत्र में, ये दोनों है, ठीक है। इसके लाभ क्या क्या होंगे? तो इससे जो हमारे नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ, हमारे जो पीएम की शुरुआत थी, इसको इसमें हेल्प मिलेगा। सर्कुलर बायो इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हरित जो विकास है उसको गति दी जा सकेगी, ठीक है। आगे है कि यह नीति भविष्य में निर्माण को बढ़ावा देगी, नहीं होगा ही, विनिर्माण क्षेत्र में चीजें बढ़ेंगी।
इस क्षेत्र के बारे में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये डाटा है कुछ मेंस का, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं लिखने के लिए बायो जैव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बारे में आया तो 2030 तक का हमारा 300 बिलियन डॉलर तक का पहुंचने का अनुमान है, हमारी मार्केट है, ठीक है, अभी 151 है। वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 3%, याद रखिएगा। भारत एशिया में तीसरे स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंपा काफी न्यूज में है, आप कैंपा के बारे में जानते होंगे, काफी न्यूज में है। तो कैंपा के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या न्यूज था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, पहले न्यूज पे जाते हैं, वाई इन न्यूज, ठीक है, वाई इन न्यूज, क्यों न्यूज में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इसके जो मैनेजमेंट है, ठीक है, इसके विकास गतिविधियों, वनों की कटाई, नष्ट हुए हरित क्षेत्रों को बहाल करने के लिए है। मतलब सिर्फ वनों के जो जैसे विकास के कारण, ये मान लीजिए कोई कॉरिडोर निकल रहा है तो वहां से जो पेड़ कट रहे हैं, मान लीजिए ये पेड़ है, ये कट गया, ये कॉरिडोर के कारण, इसके विकास के लिए है, न कि और किसी अन्य उद्देश्य के लिए। और उद्देश्य में इसका मिसमैनेजमेंट किया जा रहा था, ठीक है। इसका याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ इसी से वनों की जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, कटाई से, उसी के लिए सिर्फ इसका यूज किया जाए। थोड़ा हम देखते हैं कि कैंपा के और भी क्या इश्यूज हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हाईलाइट किया है, तो और भी जो जैसे इश्यूज हैं क्या क्या हैं, तो देखिए इसमें है, पहले तो इसका फुल फॉर्म बताइए आप लोग क्या है, फुल फॉर्म इसका याद रखिए, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पनसेंट्री, ठीक है, कॉम्पनसेंट्री अफॉरेस्टेशन, ठीक है, फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा न्यूज में। तो इश्यूज क्या क्या थे, आखिर क्यों ऐसा था, देखिए फर्स्ट पहला है डिले इन फंड यूटिलाइजेशन, फंड यूटिलाइजेशन में डिले हो रहा है। दूसरा मिसमैनेजमेंट ऑफ डाइवर्जेंस, जो सुप्रीम कोर्ट बोला है, मिसमैनेजमेंट ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स, फंड्स, ठीक है। अगला तीसरा देखिए क्या है, लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी है ही, एंड अकाउंटेबिलिटी। अगला 4 नंबर क्या है, इनएफिशिएंट। इस तरह से चीजें आप देख सकते हैं, मेंस ऑफ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसका बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारा कैंपा है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या, चेयरपर्सन कौन होता है बताइए, सीएम होता है क्या, सीएम होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक मेंबर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का एक मेंबर होता है, इसी तरह होता है और भी जो मेंबर्स उसको देख लीजिएगा, मैंने मेन मेन बता दिया, ठीक है, ये मैटर था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये देखिए एडीआर की रिपोर्ट आई है, बताइए कितना बुरी स्थिति है, ये लोग इतने, बताइए 151 सांसद और विधायकों पर, एमपीज एंड एमएलएस आर इन्वॉल्व इन वोमेन सेक्सुअल ऑफेंसेस, बताइए ये लोग अब कानून बनाएंगे, जो खुद कर रहा है ऐसा कार्य वो खुद कानून, अब खुद आप आपने मतलब अपने विरुद्ध वो कानून बनाएगा। ये रिपोर्ट है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, देखिए एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है, इसमें क्या कहा गया, 16 अभी वर्तमान में 135 विधायकों पर, बताइए कितनी बुरी स्थिति है, ये लोग क्या मतलब कैसे इनसे जस्टिस की बात कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति, एससी एंड एसटी, ठीक है, के अधिनियम के तहत जो अग्रिम जमानत पर पहले रोक लग जाती थी, अब रोक नहीं है, रोक हटा दिया। कारण क्या है पता है आप लोगों को, थोड़ा कुछ इसके मिसयूज हो रहे थे, एससी एसटी एक्ट के मिसयूजेज हो रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पे आप लोग नाराज मत होइएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, आप पढ़िएगा, आप लोगों को जब आर्टिकल मिलेगा, तो इनमें मतलब और किसी उद्देश्य से इसका दुरुपयोग किया जा रहा था, लोगों को फंसाया जा रहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है कि इस एक्ट के 98 का एक्ट है, धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत यानी एंटी जो सिपेटरी बेल है, हम उस पर ले सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट जो प्रथम जो इंक्वायरी होगी, डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर्स इसकी इंक्वायरी करते हैं, कई फ्रेंड्स हैं हमारे जो अभी इंक्वायरी में गए थे, तो मुझे पता है इस बात का, और कानून में भी है, तो ये इनकी रैंक्स की जो है ऑफिसर इनका इंक्वायरी करता है, ताकि मतलब इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी बना कर रखा जाए। तो वही बोला है कि नहीं, आप एंटीसिपेटरी बिल ले सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम देखा गया कि अगर इस तरह की कोई मतलब अनियमितता नहीं पाएगी, अगर कोई साजिश नहीं है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है ये एंटीसिपेटरी बिल, इसमें ये है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय
गिरफ्तारी से पहले, ठीक है, जमानत पर रिहा करने का निर्देश मिल जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये इसकी धारा याद रखिए, सीआरपीसी 438, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे इस एक्ट के बारे में देते हैं। एससी एसटी के खिलाफ हो रहा है जो अपराध होते हैं उसको कम करने के लिए, इसके लिए इस एक्ट को पारित किया गया। ठीक है, बस इतना ही काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रावधान पर एक नजर क्या है कि इसका सदस्य नहीं होना चाहिए, इसी नहीं कि उसी पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये नहीं, ये थोड़ा एक्सेप्शन चीज है, ये उसके पे लागू नहीं है, एससी एसटी के मेंबर्स पे नहीं लागू है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या बोला है कि मार्च 2026 से पहले एलडब्ल्यूई को पूरी तरह से, ठीक है, लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। पहले देखिए, अगर इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लें तो बैकग्राउंड ये था कि पहले क्या था कि 2010 में 96 डिस्ट्रिक्ट में प्रभावित था। अभी क्या हुआ है कि सिकुड़ के 9 राज्यों के 38 जिले तक ही पहुंचा है, पहले 96 जिलों में था। ठीक है, 90% आज भी हिंसा जो है, वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा घटनाएं घटित होती हैं इन जिलों में आज भी। 2018 के 35 जिलों की तुलना में 2024 में घटकर 12 हो गए, ये भी याद रखिए। अब काफी तेजी से मतलब इसका वो आ रहा है, कमी आ रही है। उसके रीजन क्या है, हमारे जो कुछ काफी इनोवेटिव जो हमारे जो एक्शंस है उसका है। पहला है समाधान, ठीक है, राष्ट्रीय नीति कार्य योजना 2015 के तहत समाधान। उसके बाद क्या है, और भी जो सुरक्षा संबंधी उपाय हैं, फोर्टिफाइड पुलिस सिस्टम्स है, सीआरपीएफ की बटालियन तैनाती है, और कई जगह अफस्वा भी है, अफस्वा की इम्प्लीमेंटेशन अभी मणिपुर और कई जगह अभी इम्प्लीमेंटेशन है। एनआईए की वो है, मतलब काफी एक्टिवली काम कर रही है एनआईए। ठीक है, इसके जिम्मेदार कारक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी आप कॉन्सेप्ट के लिए याद कर सकते हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक कारक क्या क्या है। लैंड जो ट्रांसफर था, जाति के आधार पर सामाजिक बहिष्कार था, शिक्षा एजुकेशन की सारी कमी। शासन संबंधी क्या था, पेशा की जो अप्रभावी हो गया पूरी तरह से, उन्हें राज्य के मनमानी हस्तक्षेप कर दिया। माइंस वाला जो हो, ट्राइबल्स के जो राइट्स है उनमें वो कमजोरी मतलब कमी, उनको दबाया गया। इसकी रणनीतियों में देखा जाए कि स्थानीय समुदायों के पक्ष में करना ये लोग करते थे, स्थानीय समुदायों को गहरी पैठ की, उनको बरगलाया उनको। अब चूंकि उनको भी इतनी मतलब अवेयरनेस और मुख्य जो मेन कम्युनिटी से जो इतनी बाहर हैं, तो उनको बरगलाना काफी आसान होता है। ये भी था विकासात्मक कार्य, आप देख लिए। आगे बढ़ते हैं, एक है और न्यूज, आई थिंक ये तो मैंने आपको कर दिया था, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स मैंने कल करा दिया था काफी अच्छे से, तीनों के साथ करके बताया था। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, तीनों को मैंने कंपेरिजन करके बनाया। थोड़ा आप कंपेरिजन एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो फिर भी मैं बता दूंगा। चलिए ओपीएस एक बार बता देता हूँ, बाकी दोनों आप देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, 2023 में गठित टीवी सोमनाथ समिति, ये समिति का नाम रखिएगा, किस समिति की सिफारिश पे है, वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी में बनेगा एग्जाम। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से अगले साल। ठीक है, क्या रहा है कि यूपीएस में पुरानी ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभों को शामिल किया गया। अगला है कि एक नजर इस पर डालते हैं कि 25 वर्ष आपको करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ये लागू होगा। ये नहीं कि हम 10 साल जॉब करें, मान लीजिए हम जॉब में हैं अभी, तो मेरा अगर मैं 10 साल करके छोड़ू तो मेरे पे लागू नहीं है, याद रखिए 25 साल होना चाहिए। और 12 महीने की सेवा औसत मूल्य निकाला जाएगा, लास्ट 1 ईयर के एवरेज मार्क्स का 50% आपको प्रतिमाह मिलेगा। ठीक है, 10,000 रुपये ही तो ठीक है, ओपीएस में 12 में, और तो कुछ नहीं है, कंपेरिजन है बाकी, बाकी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। चलिए एक दो न्यूज और, प्रधानमंत्री ने जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, 11 लाख नई लखपति प्रमाण पत्र बांटे और 2500 करोड़ रुपए की रिवॉल्विंग फंड दोबारा से रिवॉल्व करने के लिए। एसएचजी सदस्य हैं, इसमें केवल वुमेन्स होंगी, याद रखिएगा। आय की 1 लाख रुपए उससे अधिक होती है। ठीक है, लखपति दीदी नामक दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे एनआरएलएम के तहत शुरू की गई थी। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां हैं 30 जून 1924 तक, 30 जून 2024 तक, सॉरी फॉर टंग स्लिप। अंतरिम बजट 2024-25 में 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का लक्ष्य, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके, प्लीज इसको फोकस करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसएससी की समक्ष चुनौतियां क्या है वुमेन के सामने। देखिए, आप एक्चुअली ये मेंस का पार्ट है, लेकिन फिर भी आप इसको मतलब कॉन्सेप्ट याद करने के तौर पे कर सकते हैं। इशूज क्या क्या, देखिए, पहला है फंड्स की समस्या है, फंक्शनरी की समस्या है। उसके बाद एक याद रखिएगा, ये विपणन प्रणाली, क्वालिटी, है ना, मुद्दा आ गया ना। और इसके द्वारा मतलब क्या क्या गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं, ये तो पहला हो गया डे एनआरएलएम। एसएचजी के साथ नाबार्ड द्वारा स्वयं समाज समूहों को बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया। नाबार्ड को जानते हैं आप, इसका बैकग्राउंड नाबार्ड बताइए, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, कब आया था? चलिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर याद नहीं है तो 1982 में आया था। ठीक है, ये शिवरुमन समिति,
शिव रमन समिति के अनुशंसा पे अनुशंसा पे इसको लाया गया था और इसका 100% जो है शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, के पास है, ना कि आरबीआई के पास, ठीक है। ये डायरेक्ट लोन नहीं देता आपको, नॉट डायरेक्ट लोन। ये रिफाइनेंस का काम करता है, बैंकों को देगा, बैंक्स आपको देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन बनता है बार बार, जिसमें लोग फंस जाते हैं, डायरेक्ट नहीं देगा, ठीक है। जो मुद्रा होता है ना, मुद्रा लोन, इसी के तहत मिलता है, ये बैंक को दे देता है, बैंक के और बहुत सारे लोन्स हैं, मैं आपको डिस्कस करूंगा जब इकोनॉमिक क्लासेस लूंगा, कोई इकोनॉमिक टॉपिक आएगा तो मैं इसको लूंगा। विज्ञान धारा को मंजूरी दी, क्या है विज्ञान धारा? 3 अम्ब्रेला योजनाओं के जारी रखने को मंजूरी दी है। हालांकि इन योजनाओं को डीएसटी के केंद्रीय क्षेत्र योजना विज्ञान धारा में विलय कर दिया गया। क्या है विज्ञान धारा? उद्देश्य इसका क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षमता निर्माण के साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। इससे देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार हेतु बेहतर परिवेश मिलने मतलब बेहतर एनवायरमेंट बन पाएगा इसके वजह से, ठीक है। मुख्य इसके 3 घटक हैं। पहला क्या है? व्यक्तियों की क्षमता बनाना, R&D करना और उसके बाद इनोवेशन करना है और इसका उपयोग करना। ये तीनों अलग अलग कार्यान्वित की जा रही थी, पहले अब इसको एक में कर दिया गया। ये इसका बजट है, बजट थोड़ा सा याद कर लीजिएगा अगर इंपॉर्टेंस है तो। ये देख लीजिएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है इस स्कीम की। तो इसके देखिए इंपॉर्टेंस में, इससे दक्षता बढ़ेगी, समन्वय बढ़ेगा और स्कीम्स के बीच मजबूत करने, विशाल मानव संसाधनों को तैयार करने में योगदान मिलेगा, फुल टाइम इक्विवेलेंट शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ाकर देश में इसका आधार विस्तार होगा, ठीक है। इस तरह से चीजें हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा एक आगे देखते हैं हम लोग क्या है। सोनावुड क्या है? हाल ही में यूएसए ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण सोनाबुई और संबंधित उपकरण की संभावित बिक्री की मंजूरी दी है। क्या है सोनाबुई? ये है एक्सपेंडेबल व इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंटी सबमरीन वारफेयर। सोनार समझते हैं, समुद्र में इसको खोजने के लिए एक तरह से मतलब कम्युनिकेशन है, मतलब पानी के अंदर, ठीक है। ये जल के भीतर आवाजों को रिकॉर्ड करके प्रसारित करने, देखिए वही चीज बता रहा है। 3 प्रकार हैं इसके, निष्क्रिय, ठीक है, इसके निष्क्रिय, सक्रिय और स्पेशल, तीनों को याद रखिए, 3 प्रकार है। स्क्रब टाइप्स क्या है? हाल ही मेघालय के मुख्यमंत्री स्क्रब टाइप्स से संक्रमित हो गए। स्क्रब टाइप्स क्या है? ये देखिए अधिकांश मामले इसके जो हैं एशिया में मिलते हैं, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सर ने इसको हाईलाइट कर दिया है कि एशिया में अधिकांश मिलते हैं, अफ्रीका में नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है बुश टाइप्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम ये भी है, ओरिएंटिया, और उसके बाद गामुशी, नाम याद रखिए, काफी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मुझे दिक्कत आ रही है, नामक बैक्टीरिया कारण होता है, ठीक है, इतना इस तरह। ये ओरिएंटिया याद रखिएगा और उसके बाद ये गामुशी याद हो जाएगा आपको। यह संक्रमित जो चिंगर्स हैं, ठीक है, चिगर्स हैं, काटने से लोगों को फैलता है। लक्षण देख लीजिए क्या क्या है, वही चकत्ते, बुखार। बचाव के लिए कोई टीका नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ बोल देगा कि वैक्सीन है तो नो वैक्सीन, अभी के टाइम में नहीं, ठीक है। स्क्रब टाइप के अधिकांश मामले दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, चीन, भारत समेत ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिकांश अफ्रीका में नहीं है। यूरोप में है क्या, बताइए? यूरोप में भी नहीं है, इसलिए याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। बाकी हम लोग फिर और भी जो प्रोग्राम्स है उसको आप लोग देखते रहिए। घटना सार को देखिए, काफी अच्छे से घटना सार मेरे द्वारा कराया जा रहा है, और अमन सर घटना चक्र पढ़ा रहे हैं, बिहार स्पेशल भी चल रहा है। कुछ फ्रेंड्स और जुड़ने वाले हैं 2-4 दिनों में, वो लोग भी जुड़ जाएंगे। इस तरह से आप लोगों की डेली तैयारी को हम लोग धारदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जरूर सिर्फ पीसीएस के फीडबैक यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके आप फीडबैक दें, ठीक है, फीडबैक दें बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे फीडबैक जरूर दें, ठीक है। और भी अगर आपको कोई सोर्स में दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक्स को समझने में दिक्कत आ रही है, आप बताएं, प्लीज हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे, हमारी टीम उस पर इन्फॉर्म करेगी, हम लोग प्लीज उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कैसे भी करके हम लोग उस पर वीडियो बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आप लोग हमसे जुड़े रहें, काफी आप लोग पॉजिटिव फीडबैक भी दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। हमारी टीम काफी आप लोगों को अप्रिशिएट करती है, हमसे भी डिस्कशन होता है, इसलिए हम आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। सब कुछ चीजें पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग, नो कॉस्ट एनी टाइप ऑफ इनिशिएटिव, ठीक है। इसलिए आप लोग प्लीज जुड़े, और एक नंबर की फैकल्टी, एक नंबर की मतलब कंटेंट दिया जाएगा। फैकल्टी के इन द सेंस कि यार देखो नॉलेज तो है, बट अब हम पढ़ाने का, कोई 20 साल से पढ़ा रहा है, उतना एक्सपीरियंस तो नहीं आ सकता, आप भी जानते हैं, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं, जो 20 साल से आपको पढ़ा के सही चीजें नहीं पढ़ा रहा है, आपको एक
कॉर्पोरेट मॉडल में लेके जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, आप लोग सोशल मतलब वेलफेयर के मॉडल में रहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है, बाकी फिर आप लोग से मैं मिलूंगा अगले अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।